नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को आरआरटीसी के ऑनलाइन पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आप लोग से मध्यकालीन भारत के इतिहास के ऊपर। और मध्यकालीन भारत के इतिहास में आज हम बात करेंगे उस महान वीर हिंदू योद्धा के बारे में जिसने भारत से मुगलों को लगभग खदेड़ दिया था। आज हम बात करेंगे उस महान वीर हिंदू योद्धा के बारे में जो कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में एकमात्र हिंदू था जिसने दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उस महान वीर हिंदू योद्धा का नाम है हेमचंद्र विक्रमादित्य। जी हाँ, हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो देखेंगे आज हम लोग हेमचंद्र विक्रमादित्य जो कि इतिहास में हेमचंद्र विक्रमादित्य जो है इतिहास में हेमू के नाम से प्रसिद्ध है। हेमू के नाम से प्रसिद्ध है। आज हम बात करेंगे हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी कि हेमू किस प्रकार एक नमक के छोटे से व्यापारी, नमक का व्यापारी था हेमू पहले, और नमक व्यापारी से किस प्रकार पहले ये जो है शाही रसद का संग्रहकर्ता बनता है, फिर आगे जाके नाप तौल का अधिकारी बनता है, और किस प्रकार वजीर बनता है, और वजीर बनने के बाद किस प्रकार जो है दिल्ली की गद्दी को प्राप्त करता है। आज उन सारी घटनाओं पे चर्चा करेंगे जिन जिन घटनाओं को पार करते हुए हेमचंद्र विक्रमादित्य जो है एक नमक व्यापारी से दिल्ली की गद्दी को प्राप्त करता है। तो हम हेमचंद्र यानी कि हेमू के बारे में आगे कुछ और बताए इससे पहले दो बार, अगर आप अपने पास पेन और कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं तो प्लीज वीडियो को यहाँ पर पॉज करें और अपने पास पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं, ताकि हेमचंद्र विक्रमादित्य से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हो उसे आप नोट करें, ताकि बाद में भी आपको काम दे। और दूसरी बात, इस वीडियो को देखने के बाद आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइबर की संख्या को बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए, तो आज हम बात करते हैं हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी कि हेमू के ऊपर। देखिए, हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी कि हेमू को अगर हम ढंग से समझना चाहते हैं तो इसके लिए हमें मध्यकालीन भारत के इतिहास के कुछ पहलुओं पर ध्यान देना होगा। देखिए, मध्यकालीन भारत के इतिहास में दो तरह के जो है साम्राज्य का उल्लेख मिलेगा आपको। एक मिलेगा दिल्ली सल्तनत, एक मिलेगा दिल्ली सल्तनत और दूसरा मिलेगा मुगल साम्राज्य। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य। अगर पूरा मध्यकालीन भारत की बात किया जाए, अगर पूरा मध्यकालीन भारत की बात किया जाए तो वो 1206 से लगाकर ये होगा 1707 तक। पूरा मध्यकालीन भारत को हम लोग पढ़ेंगे 1206 से लगाकर 1707 तक। इसमें 1206 से लगाकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत है, और 1526 से लगाकर 1707 तक जो है मुगल साम्राज्य को देखेंगे। हालांकि 1707 के बाद भी मुगल रहे, उसको हम लोग उत्तरवर्ती मुगल कहते हैं, जिसे हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत उत्तरवर्ती मुगल काल को हम लोग पढ़ेंगे 1857 तक। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके बाद से लगाकर बहादुर शाह जफर तक की घटना को हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत का जो वंश है उसमें पहला वंश है गुलाम वंश, जिसका स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुलाम वंश के बाद है खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, फिर है सैयद वंश और फिर लोधी वंश। 5 वंश है दिल्ली सल्तनत में। गुल खिले तो शायद लोधी। गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाम वंश,
खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। लोदी वंश का अंतिम शासक है इब्राहिम लोदी। कौन है? इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत के युद्ध में जो है बाबर हराता है और दिल्ली सल्तनत का अंत होता है और मुगल साम्राज्य का स्थापना करता है। यानी कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक जो है वो बाबर को माना जाता है, जिसने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। और ये बाबर जो है 1526 से लगाकर 1530 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, यानी कि भारत पर शासन करता है। और ये 4 साल में 4 युद्ध करता है। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई करता है, उसके बाद खानवा का युद्ध करता है, उसके बाद चंदेरी का युद्ध करता है और फिर एक घाघरा का युद्ध करता है। चलिए हम लोग बात करना था हेमू के बारे में, लेकिन ध्यान दीजिए हेमू को अगर समझना है तो कुछ बेसिक तथ्यों को समझना होगा। अब बाबर 1530 में मरता है। बाबर के मरने के बाद जो इसका पुत्र है हुमायूं, वो बढ़ता है गद्दी पर। हुमायूं का मतलब होता है भाग्यशाली, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि मुगल काल में हुमायूं ही एकमात्र ऐसा शासक है जो सबसे दुर्भाग्यशाली है। हालांकि इसके नाम का अर्थ है भाग्यशाली। हुमायूं जो है 1530 से लगाकर 1540 तक शासन चलाता है और 40 में अफगान का एक सेना है शेरशाह, और शेरशाह के हाथों इसे हार मिलती है और हार मिलने के बाद जो है मुगल साम्राज्य जो है भारत से हट जाता है और आता है अफगानों का शासन। अब यहां देखेंगे अफगान शासन की बात करें तो 1540 से लगाकर 1555 तक रहा है अफगान शासन। कब से कब तक? 1540 से लगाकर 1555 तक क्या रहा है? अफगान शासन। स्थापना कौन किया? शेरशाह सूर्री। इसका संस्थापक है शेरशाह सूर्री। और ये शेरशाह सूर्री जो है, शेरशाह सूर्री ये रहा है 1540 से लगाकर 1545 तक। 1540 से लगाकर 1545 तक शेरशाह सूर्री का शासन रहा। शेरशाह सूर्री का 2 पुत्र था। शेरशाह सूर्री का 2 पुत्र था। एक का नाम था आदिल खां और दूसरे का नाम था जलाल खां। एक का नाम था आदिल खां और दूसरे का नाम था जलाल खां। एक का नाम था आदिल खां और दूसरे का नाम है जलाल खां। अब ध्यान दीजिए यहां पे, अब इस घटना को यहीं पर छोड़ते हैं, फिर थोड़ा समझते हैं हेमू के बारे में। देखिए हेमू यानी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य, इसके बारे में कहते हैं कि हेमू का जन्म जो हुआ है, हेमू का जन्म अलवर के निकट माछेरी में हुआ है। कहां जन्म हुआ है? हेमू का जन्म अलवर के निकट माछेरी में हुआ है। माछेरी में हुआ है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हेमू का जन्म जो है वो 1500 ईस्वी के आसपास हुआ है। कब मानते हैं? 1500 ईस्वी के आसपास जो है वो मानते हैं कि हेमू का जन्म हुआ है। हेमू के पिता जो हैं उनका नाम है पुरनमल। हेमू के पिता का नाम है पुरनमल। और एक पुरनमल जो है, पुरनमल वो शेरशाह के समकालीन है। पुरनमल जो है शेरशाह के समकालीन है। जबकि बेटा हेमू जो है वो इस्लाम शाह के समकालीन है। अब कौन है इस्लाम शाह उसको हम समझेंगे यहां पर, लेकिन यहां पर देखेंगे कि हेमू जो है वो इस्लाम शाह के समकालीन है, जबकि पिता पुरनमल
शेर शाह के समकालीन हैं। ये पुरनमल जो है मेवात के निवासी हैं, पुरनमल मेवात के निवासी हैं और ये मेवात से जो है जाते हैं रहने के लिए रेवाड़ी। कहाँ? रेवाड़ी। मेवात से रेवाड़ी जाते हैं, तो हेमू भी रेवाड़ी आता है और इसीलिए कुछ इतिहासकार जो है हेमू को रेवाड़ी का निवासी बतलाते हैं। कुछ इतिहासकार हेमू को रेवाड़ी का निवासी बतलाते हैं और बतलाते हैं कि हेमू जो है रेवाड़ी में वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ था और यह जो है शुरुआत के दिनों में रेवाड़ी के सड़कों पर नमक का व्यापार करता था, यानी कि यह एक नमक का व्यापारी था और बनिया था। तो इसके बारे में देखिए कि यह जो है रेवाड़ी की सड़कों पर नमक का व्यापार करता है। हेमू एक बनिया था जात का और वहां पर नमक का व्यापार करता है। अब इधर देखिए, यहाँ पर जो देख रहे थे हम लोग कि शेर शाह सूर्य 1540 से लगाकर 1545 तक शासन करता है। घटना है 1545 का 22 मई 1545। क्या हुआ? 22 मई 1545 को 22 मई 1545 को कालिंजर के किले में बुरी तरह जल जाने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गया। वो जो है जल जाता है शेर शाह और जल जाने के कारण कालिंजर के किले में ही जो है 22 मई 1545 को शेर शाह की मृत्यु हो जाता है। मृत्यु के समय जो है इसका बड़ा बेटा है आदिल खां, वो रणथंभौर में रहता है। कहाँ रहता है? रणथंभौर में रहता है। मृत्यु के समय बड़ा बेटा कहाँ है? रणथंभौर में। बड़ा बेटा है रणथंभौर में, जबकि जलाल खां जो कि छोटा बेटा है वो कालिंजर से 85 मील उत्तर पूर्व कालिंजर से 85 मील उत्तर पूर्व में स्थित रीवा में रहता है। कहाँ रहता है? ये रहता है रीवा में। तो आदिल खां रणथंभौर में है, जलाल खां रीवा में है। देखिए, शेर शाह अपने जीवन काल में ही चाहता था कि मेरे मरने के बाद आदिल खां जो है शासक बने, लेकिन जो शेर शाह के सरदार लोग हैं वो ये चाहते हैं कि इस पद के लिए जलाल खां ही ज्यादा उपयुक्त है। शेर शाह के सरदारों का मन है कि शेर शाह अब मर गए हैं, उनके बाद आदिल खां नहीं जलाल खां ही जो है शासक बने। और वे चाहते हैं, उन्हें वो सोचते हैं कि आदिल खां जो है, आदिल खां आराम पसंद आदमी है और भोग विलासी भी है, जबकि जलाल खां जो है वो परिश्रमी है और अस्त्र शस्त्र का भी ज्ञाता है, साथ ही सैन्य संचालन में भी कुशल है। तो आदिल खां से अधिक उपयुक्त जो होगा वो जलाल खां होगा। और दूसरी बात क्या है कि जिस समय शेर शाह की मृत्यु हुआ था उस समय कालिंजर से रीवा जो है रणथंभौर से नजदीक पड़ रहा था, यानी कि कालिंजर से ज्यादा नजदीक कौन था? रीवा। और उस समय की जो परिस्थिति थी उस परिस्थिति को देखते हुए राजपद को अधिक समय तक खाली नहीं रखा जा सकता था। इस कारण से भी शेर शाह के सरदारों को ऐसा लगा कि इस पद पे जलाल खां को ही बैठाया जाए। अब वो जो है जलाल खां को पत्र भेजते हैं रीवा, वहां से रीवा से जलाल खां आते हैं और जलाल खां को जो है 27 मई 1545, देखिए 22 मई को शेर शाह मरता है और 27 मई 1545 को जलाल खां जो है इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है। इसका राज्याभिषेक कब होता है? 27 मई 1545 को। और एक जो है इस्लाम शाह के नाम से जो है अपना राज्याभिषेक करवाता है। कौन? जलाल खां। अब देखिए, जैसे ही जलाल खां को राजगद्दी की प्राप्ति होती है, यानी कि राजपद की प्राप्ति होती है, एक करता क्या है कि कालिंजर में ही एक चंदेल राजा है जिनका नाम है किरत सिंह,
और कीरत सिंह को उनके 70 अनुयायियों के साथ कत्लेआम कर देता है, यानी कि उन्हें मार देता है। किनको? चंदेल शासक कीरत सिंह को। चंदेल शासक कौन है? कीरत सिंह। और उनके साथ 70 अनुयायियों के साथ जो है उनको मार देता है कीरत सिंह को। कौन? ये जो है जलाल खां, जो कि इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा है। देखिए, आप लोग को लग रहा हो कि पढ़ना है हेमचंद्र यानी कि हेमू के बारे में, लेकिन देखिए हेमू को अगर समझना है तो इसको तो समझना ही होगा। जब तक इसको नहीं समझ पाएंगे, यानी कि शेर शाह सूरी के वंशजों के बारे में, और फिर मुगल वंश में हुमायूं और अकबर, और साथ में उसका संरक्षक बैराम खां को, तब तक हेमू समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको समझना होगा। आगे देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डालेंगे। चलिए, हो गया। अब आगे देखिए इसमें बात क्या है। अब यहां पर मुगल शासक तो रहा नहीं, अफगान शासक है, और अफगान में है कौन? जलाल खां यानी कि इस्लाम शाह। देखिए, इस्लाम शाह बन गया शासक, और इस्लाम शाह जब राजा बनता है तो उसे पता चलता है कि हेमू जो है एक नमक का व्यापारी है और ये जो है कुशल व्यापारी है। तो हेमू को अपने पास बुलाकर जो है उसे राज्य पद देता है। उसको जो है नाप तौल का अधिकारी, कोई इतिहासकार बोलते हैं कि नाप तौल का अधिकारी बनाता है, और कोई इतिहासकार का कहना है कि वह जो है शाही रसद का संग्रह करता था। दो तरह की बात आता है हेमू के लिए। एक आता है कि नाप तौल का अधिकारी था, नाप तौल का अधिकारी। दूसरा बात आता है शाही रसद का संग्रह करता, शाही रसद का संग्रह करता। देखिए, शाही रसद का संग्रह करता, शाही रसद का संग्रह करता का मतलब हुआ सुल्तान के परिवार के लिए खाद्य पदार्थ का संग्रह करना। ये जो है ये पद जो है इस्लाम खान ने जो है, यानी कि जलाल खां इस्लाम शाह ने जो है हेमू को दिया था। देखिए, इस्लाम शाह की जो मृत्यु है वो हो जाती है 1553 में। 1553 में इस्लाम शाह की मृत्यु हो जाती है, और इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद जो है उसका एक नाबालिग पुत्र है 12 वर्ष का। तो 53 में मरने के बाद 12 वर्ष का नाबालिग पुत्र फिरोज का होता है राज्याभिषेक। 1553 में इस्लाम शाह मरता है और उसके 12 वर्षीय नाबालिग पुत्र फिरोज का होता है राज्याभिषेक। और राज्याभिषेक के तीसरे दिन जो है फिरोज का मामा है, मामा का नाम है मुबारिज खां। क्या नाम है? मुबारिज खां। ये मुबारिज खां क्या करता है कि फिरोज को गला दबाकर मार देता है, और मारने के बाद जो है ये मोहम्मद आदिल शाह के नाम से, ये मुबारिज खां जो है मुबारिज खां मोहम्मद आदिल शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है। यानी कि फिरोज को मार के मुबारिज खां जो मामा है मोहम्मद आदिल शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है। देखिए, मुबारिज खां का एक परिचय और देते हैं। ये मुबारिज खां जो है वो शेर शाह का छोटा भाई निजाम खां का पुत्र है। शेर शाह का छोटा भाई निजाम खां का पुत्र है मुबारिज खां। अब जो है मोहम्मद आदिल शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है। देखिए, मोहम्मद आदिल शाह करता क्या है, जैसे ही गद्दी पर बैठता है तो ये शमशेर खां को अपना वजीर बनाता है। ये मोहम्मद आदिल शाह जो है अपना वजीर बनाता है शमशेर खां को अपना वजीर बनाता है कौन? मोहम्मद आदिल शाह। लेकिन ध्यान दीजिए, वजीर तो बनाता है शमशेर खां को, लेकिन इसके दिल में बसा हुआ है हेमू, यानी कि ज्यादा विश्वास जो है इसको हेमू पर है, जो रेवाड़ी की सड़कों पर किसी समय नमक बेचा करता था। सोचिए कि उस व्यापारी, उस बनिए पर इसको विश्वास है, लेकिन शमशेर खां पे विश्वास नहीं है। लेकिन आज वर्तमान समय जो बनिया है उसको, क्योंकि इस्लाम शाही जलाल खां जो है उसको नाप तौल का अधिकारी या शाही
रसद का संग्रहकर्ता बना चुका है। नाप तौल का अधिकारी या शाही रसद का संग्रहकर्ता बना चुका है। बाद के दिनों में मोहम्मद आदिल शाह उसको अपना वजीर बनाता है। देखिए हेमू अब जो है मोहम्मद आदिल शाह के शासनकाल में वजीर बनता है। देखिए अब क्या है कि जब मोहम्मद आदिल शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उस समय अफगानों की जो है आपसी फुट हो गई। अफगान लोग आपस में झगड़ गए और इस झगड़ा का फायदा उठाते हुए क्या हुआ कि 1555 में मुगल का जो राजा था हुमायूं, वो दो युद्ध, सरहिंद का युद्ध और मछियावाड़ा के युद्ध के बाद पुनः सत्ता प्राप्त कर लेता है। हुमायूं जो है 1555 में हुमायूं पुनः सत्ता प्राप्त कर लेता है। किस युद्ध में? एक है सरहिंद का युद्ध और एक है मछियावाड़ा का युद्ध। तो मछियावाड़ा और सरहिंद के युद्ध के फलस्वरूप हुमायूं को पुनः सत्ता मिल जाता है। और हुमायूं को जैसे ही सत्ता मिलता है तो देखिए घटना क्या है कि ये जो मोहम्मद आदिल शाह था, वो मोहम्मद आदिल शाह भागकर चला जाता है चुनारगढ़। मोहम्मद आदिल शाह भागकर चला गया अब चुनारगढ़, और साथ में उसका वजीर भी है कौन? हेमू। तो हेमू भी कहाँ होगा? चुनारगढ़ में होगा। अब देखिए हुमायूं दूसरी बार सत्ता पर काबिज हुआ है। दूसरा बार यानी कि 1555 में फिर ये दिल्ली का गद्दी प्राप्त किया है। लेकिन इसके लिए दिल्ली का गद्दी जो है एक साल के लिए गद्दी का सुख भोग पाया, और 27 जनवरी 1556 में उसका शेर मंडल जो है पुस्तकालय है, वो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर, शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं जो है 27 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं का हो जाता है स्वर्गवास 1 वर्ष के अंदर ही। अब जब से ही हुमायूं मरता है तो हुमायूं के मरने की खबर जो है वो फैलती नहीं है, उसको छुपाकर रख लिया जाता है, और किसी व्यक्ति को सुल्तान का पोशाक पहनाकर उसे सुल्तान बताया जाता है, उसे सम्राट बताया जाता है, ताकि अकबर के लिए जो है राज सिंहासन प्राप्त करने में कोई जो है विशेष विरोध का सामना ना करना पड़े। तो अकबर को कोई विरोध का सामना ना करना पड़े राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए, इसी कारण जो है हुमायूं की मृत्यु को छुपाया गया और किसी व्यक्ति को जो है हुमायूं का पोशाक पहनाकर सम्राट बतलाया गया। लेकिन देखिए जिस समय यानी कि 27 जनवरी 1556 को जिस समय हुमायूं का मृत्यु हुआ था, उस समय अकबर कहां था? वो अकबर जो है अपने संरक्षक बैराम खां, अकबर और उसका संरक्षक कौन है? बैराम खां। अकबर और उसका संरक्षक है कौन? बैराम खां। देखिए बैराम खां जो है, बैराम खां को तापहमस ने हुमायूं को दिया था। हम पढ़ा चुके हैं, मुगल काल का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, लेकिन उस वीडियो में बोर्ड पर कुछ बातें क्लियर नहीं हो पाती है, ढंग से दिखाई नहीं पड़ता है। इस कारण हम मुगल काल का वीडियो फिर से अपलोड करेंगे, लेकिन जानकारी के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें पूरा मुगल, उत्तरवर्ती मुगल को भी और पूर्ववर्ती मुगल को भी बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जिस समय हुमायूं का मृत्यु हुआ है, उस समय अकबर अपने संरक्षक बैराम खां के साथ कहाँ है? पंजाब में एक जगह है गुरदासपुर। पंजाब में जगह क्या है? गुरदासपुर। पंजाब में जगह है गुरदासपुर, और गुरदासपुर से 15 मील, गुरदासपुर से 15 मील पश्चिम में पड़ता है जगह कलानौर, और कलानौर में ही है कौन? अकबर और बैराम खां। यानी कि पंजाब के गुरदासपुर से 15 मील पश्चिम में जो कलानौर है, तो कलानौर में ही अकबर जो है बैराम खां के साथ है, और अपने पिता की मृत्यु का जो है दुखद संवाद जो मिलता है अकबर को, वो कलानौर में ही मिलता है। अब यहां पर क्या है
कि बैराम खां जल्दीबाजी में ईंटों का सिंहासन बनाकर अकबर का जो है 10 फरवरी 1556 को राज्याभिषेक करवाता है। अकबर का राज्याभिषेक करवाता है। अकबर का राज्य कब होता है? 10 फरवरी 1556 को ही क्या करता है? बैराम खां जो है जल्दीबाजी में ईंटों का सिंहासन बनाकर अकबर का राज्याभिषेक कलानौर में ही करवाता है 10 फरवरी 1556 को। हालांकि बाद में 20 फरवरी 1556 को दिल्ली में दूसरी बार भी जो है राज्याभिषेक करवाया गया अकबर का। देखिए, मुगल काल में 2 शासक ऐसे हैं जिनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। एक अकबर और दूसरा है औरंगजेब। एक अकबर और दूसरा औरंगजेब, इसका भी जो है 2 बार राज्याभिषेक करवाया गया। ठीक है, तो अकबर का हो गया अब राज्याभिषेक। देखिए, अकबर जब राजा बना तो पंजाब के कुछ क्षेत्र पर ही नाम मात्र का राजा था। पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर वो नाम मात्र का ही राजा था, क्योंकि हुमायूं के मरने के बाद हेमू जो है आगरा और दिल्ली पर अपना अधिकार कर चुका था। हुमायूं के मरने के बाद हेमू आगरा और दिल्ली पर अपना अधिकार कर चुका था। देखिएगा कहानी फिर आगे। अब देखिए यहां पर 1555 में मृत्यु हुआ है इस्लाम शाह का, यानी कि जलाल खां का। 1555 में इस्लाम शाह का मृत्यु हुआ, 53 में मृत्यु हुआ, और 1555 में हुमायूं गद्दी प्राप्त किया। ये 53 से 55 ये 2 वर्ष जो है, ये 2 वर्ष में इस्लाम शाह के जो उत्तराधिकारी हुए, ये आपस में गद्दी प्राप्त करने के लिए विनाशकारी युद्ध में संलग्न रहे। कौन? इस्लाम शाह के उत्तराधिकारी। कब से कब तक? 1553 से लेकर 1555 तक, क्योंकि 55 में पुनः गद्दी किसको प्राप्त हुआ है? 55 में पुनः गद्दी प्राप्त हुआ है हुमायूं को। तो 2 वर्ष में इस्लाम शाह के जो उत्तराधिकारी हैं, ये गद्दी प्राप्त करने के लिए विनाशकारी युद्ध में संलग्न रहे, और उनको विनाशकारी युद्ध में संलग्न रहने के कारण देश की स्थिति अधिक भयावह हो गई थी। आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई थी। देश की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई थी। जितना भी उपजाऊ भूमि था सब बंजर हो गया था। उपजाऊ भूमि बंजर हो गया था। दिल्ली और आगरा जिलों में अकाल इतना उग्र रूप से पड़ा था कि भूखमरी हो गई थी। हजारों की संख्या में लोग भूखे मर रहे थे। उसी समय प्लेग नामक महामारी ने दस्तक दे दी। कहते हैं कि आदमी आदमी का भक्षण करने लगा था। आदमी आदमी का भक्षण करने लगा था। दिल्ली और आगरा जो राजधानी थी, उस राजधानी में गिने चुने मकानों के अलावा ज्यादा कुछ नहीं बचा था। अगर किसी व्यक्ति को 1-2 आदमी अकेले मिल गए तो उसको पकड़ने के लिए नरभक्षियों का दल का संगठन किया गया था। नरभक्षी दलों का संगठन किया गया था कि कहीं आदमी मिल जाए तो उसको पकड़कर उसे खा जाएंगे। ऐसा जो है भयावह रूप ले लिया था 1553 से लेकर 1555 के बीच, जब इस्लाम शाह के उत्तराधिकारियों ने दिल्ली की गद्दी को प्राप्त करने के लिए आपस में संघर्ष कर रहे थे। तो उस समय देखिए हेमू की बात करते हैं। हेमू, जिसे नमक का व्यापारी, और नमक के व्यापारी से इस्लाम शाह आने की जलाल खां ने उसे नाप तौल का अधिकारी और शाही रसद का संग्रहकर्ता बनाया, और बाद में मोहम्मद आदिल शाह ने उसे अपना वजीर बनाया। उसके बारे में बात करते हैं, हेमू के बारे में बात करते हैं। देखिए हेमू जो है, ये मुसलमानी युग में अगर बात करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुसलमान का ही साम्राज्य था भारत पे। पहले दिल्ली सल्तनत और फिर बाद में मुगल काल, और बीच में भी रहा तो अफगान ही रहा। तो मुसलमानी युग में हेमू के अतिरिक्त एक और हिंदू अर्थात टोडरमल ही राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचे, और कोई भी हिंदू जो है
कोई भी हिंदू दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठ सका था, लेकिन हेमू दिल्ली की गद्दी को प्राप्त किया है। हेमू हिंदुओं के अतिरिक्त तुर्की और अफगानी सेना का भी संचालक रहा, यानी कि अपने सेना में अफगानी सैनिकों को भी रखा और तुर्की सैनिकों को भी रखा। कहते हैं कि हेमू जो है अपने जिंदगी में 24 लड़ाइयां लड़ी थी और उसमें से 22 लड़ाइयों में से विजय प्राप्त हुआ। 24 लड़ाइयों में हेमू को 22 लड़ाइयों में विजय प्राप्त हुआ था। देखिए, हुमायूं जब दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, काबिज हुआ था, तो मुबारिज खां अर्थात मोहम्मद आदिल शाह वो चुनार चला गया था और चुनार जाने के बाद उसका जो वजीर था जो हेमू, उस हेमू को जो है, इसी हेमू को यानी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य की बात कर रहे हैं हम, उस हेमू को यानी कि अपना वजीर को मोहम्मद आदिल शाह जो है हुमायूं से निपटने के लिए भेजता है। अब देखिए हेमू क्या करता है, आगरा पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ता है। आगरा पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ता है और हेमू जैसे ही पहुंचता है आक्रमण करने के लिए, उस समय खबर मिलती है कि हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो हेमू सोचता है कि हुमायूं की मृत्यु से लाभ उठाने के लिए हुमायूं क्या करता है, जालंधर से आगे बढ़ता है और कहां पहुंचता है, आगरा पहुंचता है। जालंधर से आगे पहुंचता है और कहां पहुंचता है, आगरा, ग्वालियर, सॉरी जालंधर नहीं ग्वालियर, ग्वालियर से आगे बढ़ता है और पहुंचता है आगरा। देखिए जब हेमू आगरा पहुंचता है, आगरा, तो उस समय आगरा का जो गवर्नर है, आगरा, हेमू ग्वालियर से आगरा पहुंचता है तो उसमें आगरा का जो गवर्नर है उसे इस्कंदर खां उज्बेक, क्या नाम उसका, इस्कंदर खां उज्बेक, सिकंदर खां भी कहीं बोलता है, इस्कंदर खां उज्बेक, इस्कंदर खां उज्बेक, उज्बेक कौन है, ये है आगरा का गवर्नर। इस्कंदर खां उज्बेक को जैसे ही पता चलता है कि हेमू जो है आगरा पर आक्रमण करने वाला है, आक्रमण करने आ रहा है, तो उसके डर से बिना युद्ध किए, बिना सामना किए ही इस्कंदर खां उज्बेक जो है आगरा छोड़कर भाग जाता है। हेमू के सिर्फ डर से भाग जाता है। इस प्रकार हेमू जो है आगरा पर अधिकार कर लेता है और आगरा की जो संपत्ति है वो संपत्ति पर किसका अधिकार हो गया, अब हेमू का अधिकार हो गया। देखिए इस्कंदर खां लोदी, सॉरी इस्कंदर खां उज्बेक, इस्कंदर खां उज्बेक जब हेमू के डर से भागता है तो इस भगदड़ में कहते हैं कि इस भगदड़ में 3000 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। इस भगदड़ में 3000 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी जब हेमू के डर से आगरा का गवर्नर इस्कंदर खां उज्बेक भागता है, तो इस भगदड़ में 3000 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। अब इस प्रकार जब आगरा पर अधिकार हो गया किसका, हेमू का, और यहां के संपत्ति जो है उसको अपने अधिकार में कर लिया हेमू, तब हेमू जो है आगरा से दिल्ली की ओर बढ़ता है। अब आगरा से दिल्ली की ओर बढ़ता है, देखिए जब दिल्ली की ओर बढ़ता है तो उस समय जो दिल्ली का गवर्नर था, उस समय जो दिल्ली का गवर्नर था उसका नाम था तरदी बेग खां। क्या नाम था, तरदी बेग खां। तो उस समय दिल्ली का गवर्नर है तरदी बेग खां, तरदी बेग खां। देखिए हेमू और तरदी बेग खां, हेमू और तरदी बेग खां का जो सामना होता है तुगलकाबाद में। दिल्ली के पास एक शहर है तुगलकाबाद, तुगलकाबाद में सामना होता है किसके बीच, तरदी बेग खां और हेमू के बीच। हेमू और तरदी बेग खां के बीच युद्ध होता है, कहां, तुगलकाबाद में। कहां, कब होता है, 7 अक्टूबर 1556 को, 7 अक्टूबर 1556 को तुगलकाबाद में तरदी बेग खां, दिल्ली का गवर्नर, और हेमू के बीच झगड़ा होता है। लेकिन झगड़ा में तरदी बेग खां हार जाता है और हार कर तरदी बेग खां इस्लाम
सॉरी सिकंदर खां लोदी के साथ भागता है कहां? सरहिंद। कहां भाग गया? सरहिंद। दो भगोड़ा है, एक है सिकंदर खां उज़्बेक जो बिना झगड़ा किए भागा, और दूसरा है तर्दी बेग खां जो तुगलकाबाद में युद्ध करने के बाद कहां भागा? कहां भागा है? सरहिंद भागा है। दोनों भाग गया सरहिंद। देखिए एक और संभल का शासक है, एक संभल का शासक है, संभल का शासक, संभल का शासक है, इसका नाम है अली कुली खां। अली कुली खां, अली कुली खां। ये अली कुली खां भी जो है वो हेमू के डर से इन दोनों भगोड़ों के साथ सरहिंद भाग गया। तो ये दोनों कहां, तीनों कहां भाग गया? सरहिंद भाग गया है हेमू के डर से। कौन कौन? सिकंदर खां उज़्बेक आगरा का गवर्नर, दिल्ली का गवर्नर कौन है? तर्दी बेग खां, और संभल का शासक कौन है? अली कुली खां। अब जब भाग गया, अब कहते हैं कि इस प्रकार ग्वालियर से लेकर सतलज नदी तक, ग्वालियर से लेकर सतलज नदी तक हेमू का साम्राज्य हो गया, संपूर्ण क्षेत्र का हो गया, हेमू के अधिकार में आ गया। अब देखिए, अब जो है हेमू स्वयं को एक स्वतंत्र शासक बनाने के लिए, स्वयं को एक स्वतंत्र शासक बनाने के लिए हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाता है। अभी हेमू जो है, देखिएगा, ये हेमू की बात हम लोग कर रहे थे। हेमू का जब ग्वालियर से लेकर सतलज नदी तक, सतलज नदी तक जब उसके अधिकार में आता है, हेमू के अधिकार में आता है, तब हेमू जो है दिल्ली में हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमचंद्र विक्रमादित्य का उपाधि लेकर अपना राज्याभिषेक करवाता है। हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से राज्याभिषेक करवाता है। यहां पर एक बात को हम लोग समझेंगे विक्रमादित्य के बारे में। क्या है विक्रमादित्य? विक्रमादित्य क्या है? देखिए विक्रमादित्य क्या है कि घटना है 57, नोट कर लियोगे आप लोग। चलिए देखिए, घटना है 57 ईस्वी पूर्व का। कब का घटना है? 57 ईस्वी पूर्व का, 57 ईसा पूर्व का घटना है। 57 ईसा पूर्व में मालवा या उज्जैन का एक स्थानीय शासक, नाम नहीं बतलाएगा उसका, लेकिन मालवा या उज्जैन का एक स्थानीय शासक है। वो क्या करता है कि 57 ईस्वी पूर्व में मालवा से शकों को जो है खदेड़ देता है, और इस उपलक्ष्य में वह जो है 57 ईस्वी पूर्व में अपने आप को विक्रमादित्य उपाधि से नवाजता है। वह स्थानीय शासक जो है अपने आप को विक्रमादित्य कहता है, और एक संवत चलाता है, इसको कहते हैं विक्रम संवत। विक्रम संवत, तो विक्रम संवत कब चला है? 57 ईस्वी पूर्व में। किस उपलक्ष्य में? वो मालवा या उज्जैन का जो स्थानीय शासक था, वो शासक शकों को जब वहां से खदेड़ता है और वे शक भाग कर चले जाते हैं मथुरा, तो इस उपलक्ष्य में एक नया संवत चलाता है, कहते हैं विक्रम संवत। इसे मालव संवत भी कहते हैं, मालव संवत भी कहते हैं। और वह स्थानीय राजा जो है अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि से नवाजता है। देखिए, उसके बाद जब भी कोई शासक अच्छा काम किया, जब भी कोई शासक अच्छा काम किया, तो वो अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। यानी कि विक्रमादित्य की उपाधि इतनी प्रचलित हो गई थी, इतनी प्रचलित हो गई थी कि 14 विक्रमादित्य हुए। इतिहास में कुल 14 विक्रमादित्य हुए। पहला विक्रमादित्य कब हुआ? 57 ईस्वी पूर्व में मालवा या उज्जैन का स्थानीय शासक। और इसमें सबसे जो प्रसिद्ध विक्रमादित्य है वो है गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कहते हैं, यानी कि विक्रमादित्य द्वितीय भी कहते हैं। तो सबसे जो है प्रचलित विक्रमादित्य हुआ वो कौन है? गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। और अंतिम और 14वां विक्रमादित्य जो हुआ वो हुआ हेमू, यानी कि हेमू जो है 14वां विक्रमादित्य है, और अंतिम विक्रमादित्य हुआ कौन? हेमू। उसके बाद देखिए, अब जो है यहां पर हेमू यानी कि दिल्ली की गद्दी पर प्राप्त कर चुका है। अब यहां देखिए, आगे बात करते हैं।
अब हेमू के ऊपर जो है इतिहासकारों में क्या क्या बात आया, तो कुछ इतिहासकार लोग में जो है काफी मतभेद है। कुछ कुछ बोलते हैं हेमू के बारे में, कुछ और बोलते हैं, जैसे क्या क्या बोलते हैं उनको देखिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग बोलते हैं कि हेमू अपने शासक मोहम्मद आदिल शाह को धोखा दिया, क्योंकि मोहम्मद आदिल शाह ने ही उसे हुमायूं से युद्ध करने के लिए भेजा था। अब हेमू का फर्ज था कि मोहम्मद आदिल शाह का राज्याभिषेक करवाता, लेकिन वो अपने खुद राज्याभिषेक करवा लिया। अब सोचिए कि जो मोहम्मद आदिल शाह यानी कि मुवारिज खां अपने 12 वर्ष के भांजे को गला दबाकर मार सकता है, उसके साथ हेमू का ऐसा बर्ताव कोई अनुचित बर्ताव नहीं है। कोई अनुचित बर्ताव नहीं है हेमू का। यहां पर हेमू कोई गलत काम नहीं किया। देखिए, हुमायूं और शेर शाह के उत्तराधिकारी ये दोनों कहां के हैं? विदेशी आक्रांता है। विदेशी आक्रांता है और विदेशी आक्रांता अगर यहां पे शासन सत्ता पे अपना अधिकार जमाने के लिए आता है, तो हेमू तो यहां का अस्थाई और यहां का लोकल और यहां का ही रहने वाला था। तो हेमू को हुमायूं और शेर शाह के वंशजों से ज्यादा अधिकार नहीं तो कम से कम उसके बराबर अधिकार तो होना ही चाहिए कि वो उसको भी सत्ता का अधिकार प्राप्त करने का अधिकार था। इस तरह से अगर हम बात करें तो अगर इतिहास का कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं हो जो हेमू की सफल नेतृत्व शक्ति की सराहना किए बिना रह सकता है। हेमू की सफल नेतृत्व की सराहना किए बिना कोई भी इतिहास का विद्यार्थी नहीं रह सकता है। इतिहास में बहुत कम लिखा गया हेमू के बारे में। अगर हेमू की अगर उसके बारे में बताया जाए, उसकी कोटि कोटि प्रशंसा की जाए तो बहुत ही कम है। वो बहुत ही महान और योद्धा और शक्तिशाली सैनिक था, जो कि एक बनिया एक व्यापारी से दिल्ली गद्दी को प्राप्त कर लिया था। चलिए आगे देखते हैं बात। इसमें कहते हैं कि हेमू जो है 350 वर्ष के विदेशी शासन को देश से उखाड़ फेंकने के लिए और दिल्ली में स्वदेशी शासन को पुनः स्थापित करने के लिए हेमू ने साहसपूर्ण प्रयत्न किया। हालांकि उसकी यह सफलता जो है अस्थायी रही, उसकी सफलता आगे टिक नहीं पाई। लेकिन यहां पर हम लोग हेमू की जितना प्रशंसा करें उतना कम होगा, उसके लिए थोड़ा ही होगा। अब देखिए, जब हेमू दिल्ली गद्दी को प्राप्त कर लिया और यहां पर हम कह चुके हैं कि हेमू का यह सफलता अस्थायी हुआ, अस्थायी नहीं रह पाया, तो आगे बात करेंगे कि आगरा और दिल्ली पर जब हेमू का अधिकार हो गया तो अकबर और बैराम खां ने क्या किया, और साथ में वे 3 भगोड़े इस्कंदर खां उज़्बेक, दूसरा तरदीबेग खां और संभल का शासक अली कुली खां ने क्या किया, हेमू के साथ कौन सा युद्ध हुआ, इसके बारे में हम जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा आपको अगले वीडियो का। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पानीपत की दूसरी लड़ाई के बारे में, जो कि 30 वर्षों के बाद हुआ था। बर्बर किया है पानी का युद्ध। बर्बर का मतलब पहले बाबर किया और फिर किया अकबर। बर्बर पानीपत का युद्ध 1526 में पानीपत का पहला युद्ध कौन किया? बाबर। और उसके बाद 1556 में कौन किया? अकबर। हालांकि 26 में इब्राहिम लोदी के खिलाफ और 56 में हेमू के खिलाफ। तो अगले वीडियो में बात करेंगे किस प्रकार पानीपत की दूसरी युद्ध में हेमू जो है वीरता पूर्वक जो है रण क्षेत्र में मारा गया। तो ये हम देखेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखे होंगे, अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी इसमें डिमेरिट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर आप बताएं क्या डिमेरिट है, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। और आप अगले वीडियो का इंतजार करें। अगले वीडियो में बताएंगे कि हेमू
और अकबर के बीच जो पानीपत का युद्ध हुआ उसमें हेमू लगभग जीतने वाला था और अंतिम समय में हेमू के आंख में एक तीर आकर लगती है और हेमू मूर्छित हो जाता है और किस प्रकार हेमू को बंदी बनाया जाता है और किस प्रकार हेमू को मार दिया जाता है और किस प्रकार पुनः जो है दिल्ली की गद्दी पर मुगल सत्ता, मुगल जो है पताका फहराता है। इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। और साथ ही एक बात और कहते हैं कि इसी प्रकार पिछले 2-3 वीडियो जो हम अपलोड किए हैं वो है पृथ्वीराज चौहान, शाकंभरी के चौहान वंश के प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में। अभी हम पढ़ रहे हेमू के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे महाराणा प्रताप के बारे में, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध किया। उनका चेतक के बारे में पढ़ेंगे, घोड़ा जो चेतक था उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद महाराणा प्रताप के बाद जो हम लोग बात करेंगे संभाजी के बारे में बात करेंगे, शिवाजी के बारे में बात करेंगे और राणा सांगा के बारे में बात करेंगे और रावल रतन सिंह के बारे में बात करेंगे। जितने भी मध्यकालीन भारत में जो हिंदू योद्धा हुए उन सारे हिंदू योद्धाओं के बारे में अलग अलग वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने परोसेंगे। आप लोग इसे देखें, आनंद प्राप्त करें और जानकारी भी प्राप्त करें। इतिहास सिर्फ परीक्षा के दृष्टिकोण से ना पढ़ें, इतिहास को अपनी जानकारी को बढ़ाने के उद्देश्य से भी पढ़ें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट।